हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। भले ही केवीएस का एग्जाम आपका पूरा हो चुका हो, लेकिन आपका अपना प्रिपरेशन रेगुलर रखना है, क्योंकि आने वाले समय में आपका यूपी टेट आएगा। सीटेट तो आने ही वाला है। हो सकता है कि यूपी टेट में कुछ आपको टाइम लगे, लेकिन सीटेट तो अपने निर्धारित समय पर आएगा ही। उस तरह से अन्य भी टेस्ट एग्जाम आपको आएंगे, तो आपको अपना प्रिपरेशन रोकना नहीं है, आपको रेगुलर रखना है, आपको ब्रेक नहीं लेना है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीज़ आपको जरूर सीखना है। तो चलिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जो शायद आप न बना पाए वैसे प्रश्नों को, उन प्रश्नों को देखते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना विलंब के हुए उनके कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। और ऐसे प्रश्न यूपी टेट में खूब पूछे जाते हैं, हर बार आपको पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं आज क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका महत्तम समय अपवर्तक क्या है। आप चाहें तो जानते हैं तो बता सकते हैं। सीटेट तो आमतौर पर ये पूछता नहीं है, लेकिन ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है। यदि पूछे तो आप कैसे बनाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को आप सीखिए। ये यूपी टेट में खूब पूछा जाता है। इसका एलसीएम अर्थात भिन्न वाली संख्याओं का आपका एलसीएम पूछता है और एचसीएफ पूछता है। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है। यदि आपसे महत्तम समय अपवर्त्य के बारे में बात करें, महत्तम समय अपवर्त्य के बारे में बात करें भिन्न वाली संख्याओं को, तो जो उसके अंश है ना, अंश का आपको निकालना है एचसीएफ अर्थात तो महत्तम समय अपवर्तक निकालना है, और जो उसका हर है इसका आपको निकालना है एलसीएम, और उसी को आपको पुनः भिन्न के रूप में लिख देना है और जो आएगा उसका आपका एचसीएफ होने वाला है अर्थात महत्तम समय अपवर्त्य होने वाला है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर निकालिए, यदि आप 14, 42 और 21 का एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ क्या होता है, वो संख्या होती है जो तीनों संख्याओं में क्या होती है, मिलती है, अर्थात वो संख्या प्राप्त होती है एचसीएफ जो तीनों संख्याओं क्या कर सकती है, काट सकती है। तो इसके एचसीएफ के बारे में बात करें कि एचसीएफ इसका क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, ये 7 इसमें भी है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। तो 7 14 को भी काटेगा, 42 को भी काटेगा और 21 को भी काटेगा, अर्थात इसका एचसीएफ जो हो जाने वाला है आपका 7 हो जाने वाला है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर बात किया जाए तो इसका एलसीएम के बारे में बात किया जाए कि इसका एलसीएम क्या होगा। अब एचसीएफ तो निकाल चुके हैं ना, अब आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालिएगा, तो एलसीएम क्या होती है, एलसीएम ध्यान दीजिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से क्या होती है, कटती है। वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से कटती है। तो एलसीएम इसका कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा वाला अंक आपको पहले ले लेना है। ठीक है ना, पहले आपको सबसे बड़ा वाला अंक लेना है। तो सबसे बड़ी अंक आपको 55 है। अब इनमें से देखना है कि क्या है जो कि इसमें नहीं है। तो यहाँ देखिए 11 5 55 होता है। क्या होता है, 11 5 55, 11 दूना के 22, 11 3 33। तो 11 5 55, 11 और 5 इसमें है। अब इसमें से हम लोगों को वो चीज इसमें रखना है जो कि क्या हो, इसमें न हो। तो 11 दूना के 22, 11 तो 55 में है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 क्या करेंगे, रख लेंगे। उसी तरह से 11 3 33, 33 में क्या है, 11 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 को आपको क्या करना है, ले लेना है। अब यही इसका एलसीएम होगा। ठीक है ना, आपको इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका आपको करना है कैलकुलेशन करिएगा तो 110 आएगा। 110 में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात 11 3 33। कहने का अर्थ क्या है कि 330 इसका आ गया आपका एलसीएम। लेकिन आपको निकालना था क्या, टोटल का एचसीएफ आपको निकालना था ना, इसलिए एचसीएफ यदि आपको निकालना है भिन्न की संख्या का, ठीक है ना, एचसीएफ जो आपको निकालना है भिन्न की संख्या का, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर आपका ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल करके रख देना है और नीचे वाले का एलसीएम निकाल करके उसमें भाग दे देना है, और जो आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, उस भिन्न का आपका एचसीएफ कहलाएगा, एलसीएम। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो गया, यहाँ पर ऊपर वाले का एचसीएफ आपका यहाँ पर 7 हो गया, 7 और बटा के 330, यही क्या होने वाला है, इस जो आपको दी हुई आंकड़े हैं ये सबका आपको महत्तम समय अपवर्त्य होने वाला है। कौन सा ऑप्शन है, 7 बटा के 330, तो ऑप्शन नंबर 1 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे यदि बात किया जाए कि इसका जो एचसीएफ कैसे निकाला गया है, ध्यान दीजिए, ये 14 है, 42 है और आपका 21 है। ठीक है, इसको हमने तोड़ा है तो 7 दूना के 14 होता है, ये 7 के 42 होता है और यहाँ पर 17 के 21 होता है। इतनी तो बात आपको समझ में आ रही है ना। तो यहाँ एचसीएफ क्या होता है, वो कॉमन संख्या होती है जो सब में पाई जाती है, जो सब में क्या हो, पाई जाती है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उस तरह से एलसीएम को हमने निकाला है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हमने ले लिया है। उसके बाद हमने देखा है कि इनमें कौन सा है जो इस 55 में नहीं है, तो इस
22 में 11 है जो कि 55 में भी है, तो 2 है जो कि 55 में नहीं है, 2 को हमने लिया। उसने 33 में 11 तो 55 में भी है, 33 में भी है, तो हमने 3 को लिया जो कि नहीं था 55 में, तो सिर्फ आपको उसी को लेना है और गुणा करा देना है और आपका यहाँ पर एचसीएफ प्राप्त हो गया। अब मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब उसी तरह से यहाँ पर आपको इसका एलसीएम, जो भिन्न वाली संख्या है, इसका एलसीएम यदि आपसे पूछ देता कि एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना, तो एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या करता था, इसका जब हमको निकालना था एचसीएफ, तो हमने किया कि ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम निकाला। अब जब एलसीएम हमें निकालना होगा ना, तो ऊपर वाले का हम लोग निकालेंगे एलसीएम, जो भिन्न का एलसीएम होता है, जो भिन्न का एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले क्या निकालेंगे हम, एलसीएम, अर्थात अंश का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और हर का जो निकालेंगे हम लोग एचसीएफ। कोई दिक्कत है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। ये इसका हम लोग निकालेंगे एचसीएफ और इसका निकालेंगे क्या, एलसीएम, ठीक है ना। ये अंश का क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। जब इतना आप निकाल लेंगे तो वही क्या कहलाएगा, उस भिन्न का आपका एलसीएम होगा। भिन्न का क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एलसीएम ऊपर वाले का निकालिएगा, 14, 42 और 21 का आपको एलसीएम निकालना है, 14, 42, 21। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 42 है, सबसे बड़ा क्या है आपको 42 है। तो जब भी एलसीएम निकालना हो तो जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उसको ज्यों कहते हो आपको लिख लेना है। तो 42 हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या है जो कि इसमें नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्या है जो कि इसमें नहीं है। तो यहाँ पर 14, 28, 14 42, तो 14 क्या है, इस 42 में है, नहीं लेंगे। यहाँ 21 के बारे में बात करें, क्या 21 42 में है, हाँ, 21 दूना के 42, ये भी है। तो इसका जो एलसीएम होने वाला है आपका 42 होने वाला है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आपका इसमें नहीं होना चाहिए। तो आपका एलसीएम इसका 42 हो गया। इस तरह से एलसीएम आपने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर बात किया जाए, इसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे इसके एचसीएफ से। अब इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पर इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा, वो संख्या होगी जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो, जो तीनों में क्या हो, कॉमन, अर्थात तीनों को काट सके। और यहाँ पर जो संख्या होती है एलसीएम होती है ना, जो तीनों से क्या होती है, कट सकती है। तो यहाँ 14 से भी 42 कटेगा, 42 से भी 42 कटेगा और 21 से भी 42 आपका कटेगा, तो वो आपका एलसीएम हो गया। यहाँ पर एचसीएफ के बारे में बात करें तो एचसीएफ वो कॉमन संख्या होती है जो क्या होती है, तीनों को काटती है। यहाँ पर क्या होती है, ये वाली संख्या क्या होती है, जो आपका एलसीएम होती है ना, इन तीनों से कटती है, लेकिन एचसीएफ क्या होता है, इन तीनों को आपको काटेगा। तो 33, 55 और 22 का आप यदि एचसीएफ निकालते हैं तो क्या आएगा, सब में कॉमन क्या है, 11 है, और यही इसका कॉमन हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात समझ आ रही है। तो ये क्या है, आपका एचसीएफ हो गया, 11 है इसका। तो यदि हम यहीं पर भिन्न का, इस भिन्न का यदि एलसीएम के बारे में बात करता तो वो आपका हो जाता 42 बटा के आपका यहाँ पे 11। कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो आपने दो कॉन्सेप्ट सीख लिया कि जब भी भिन्न की संख्या का आपको एलसीएम निकालने के बारे में बात करें या फिर एचसीएफ निकालने के बारे में बात करें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं एग्जाम में आपके, और बार बार पूछे जा सकते हैं। और सभी टेस्ट जो आप आज पढ़ रहे हैं, आपको एक टेस्ट के बारे में नहीं, मैथ तो हमेशा है कि वो किसी भी एग्जाम में आपको पूछेगा, वही मैथ पूछने वाला है। बस क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा बहुत अप डाउन हो, बस यही ना हो सकता है। बाकी मैथ के सारे कॉन्सेप्ट यही होंगे जो कि आपको एसएस से भी पूछेगा, आपका टीचर में भी पूछेगा, और हर तरह के एग्जामों में भी आपको पूछता है। बस उसका यदि टॉपिक यदि वो आपको सेलेक्ट किया है कि इस टॉपिक से पूछेगा, तो वैसा क्वेश्चन कैसा भी आपसे पूछ सकता है। तो ये आपको पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। आपका यूपी टेट का पूछा हुआ प्रश्न है, सीटेट में भी ऐसा पूछा जा सकता है। और मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न है और आपको उन्हें कैसे बनाना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। जो आपको दी हुई संख्या है ना, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना भी बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आसानी से निकाल सकते हैं। ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे जब ऐसी संख्याओं का आपका वर्गमूल निकालना हो। पहली बात ये समझिए, यदि किसी संख्या का वर्गमूल आपको निकालना है तो वो संख्या क्या होनी चाहिए। यदि यहाँ प्लस में है ना, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे यदि हो जाए तो a प्लस बी बाहर निकल जाएगा। या फिर जो ये संख्या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग कर सके तो a माइनस बी बाहर निकल जाएगा, अर्थात उसका वर्गमूल आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये प्रश्न क्या है, 7 + 2√10 का वर्गमूल आपको निकालना है। कहने का अर्थ है कि इसका आपको वर्गमूल निकालना है, अर्थात इसका आपको निकालना है कि क्या आएगा एक टर्म, जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी था तो बाहर निकलेगा तो यहाँ पर a प्लस बी हो जाएगा, और a माइनस बी यदि अंदर स्क्वायर में हो तो ये a माइनस बी आपका हो जाएगा। इसी फॉर्म में इसको आपको लाना है। लाने का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये जो संख्या है आपका है 7 + 2√10
10 है, ठीक है ना, 2√10 है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर करना क्या है कि आपको यहाँ विचार करना है। क्या करना है आपको यहाँ विचार करना है, इसको आपको 2ab के रूप में हमेशा तोड़ना है। क्या करना है, 2ab के रूप में आपको हमेशा तोड़ना है। तो 2 तो आपको मिल गया। a के बारे में बात करें कि a क्या हो सकता है, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको √2 हो सकता है और √5 हो सकता है। यदि इनका हम लोग गुणा करेंगे तो √10 आपका आ जाएगा, अंदर अंदर वाला क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और रूट के अंदर हो जाएगा। अर्थात यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या आया, ये क्या आया, ये 2 आ गया, ये काम किया आपका a का और ये काम किया आपका b का, 2ab। अब ध्यान दीजिए इसके आगे क्या है, प्लस साइन है, अर्थात जो ये टूटने वाला है a प्लस b के रूप में टूटने वाला है, अर्थात a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में इसे हम लोग तोड़ने वाले हैं। कैसे तोड़ेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यदि आप इसे तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं 2 और 5 है, कहीं ना कहीं क्या है 2 और 5 है। तो 2 और 5 कहने का अर्थ क्या है कि √2 और √5 है, तो √2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 आएगा, √5 का स्क्वायर कीजिएगा 5 आएगा, √5 का स्क्वायर कीजिएगा 5 आएगा और 2 और 5 जुड़ करके 7 हो जाएंगे। मैं अभी समझाने के लिए सिर्फ आपको लिख रहा हूं, ठीक है ना। √2 हो गया और यहाँ पर आपका √5 हो गया और कहीं ना कहीं इनका स्क्वायर है और जो आपका ये है तो ये है ही, ठीक है ना, 2√5 हो जाएगा, 2√2 इंटू आपको √5 हो गया। अब इतनी बात आपको समझ में आई, तो ये रूट के अंदर क्या है आपका √2 और प्लस √5 का आपका स्क्वायर हो गया। क्या कोई दिक्कत है, अब इसे आप बाहर निकाल सकते हैं, तो इसका वर्गमूल क्या कहलाएगा, √2 और प्लस आपका √5 कहलाएगा, इसका ये आपको वर्गमूल हो गया, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो इतना कुछ आपको नहीं करना, आप डायरेक्ट यहीं से बना सकते हैं। जब आप जान गए ना, आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा, एक लाइन में आंसर आपको दे देना है, ठीक है। यहाँ पर इसे तोड़िएगा तो ये आप जान गए कि 2 इंटू √2 √5 होगा, यहाँ पर प्लस है अर्थात जो संख्या होगी a प्लस b के रूप में होगी। तो a का काम क्या कर रहा है, √2 काम कर रहा है, तो √2 प्लस है यहाँ पर, तब प्लस √5 आपका यही क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। इसी को सिर्फ आपको लिख देना और वर्गमूल आपका निशान समझ में आ गया आसानी से कि निकल गया कैसे, ठीक है ना। तो ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, लेकिन आपको डायरेक्ट देखिएगा और डायरेक्ट आपको बना देना है। यदि यहीं पर माइनस हो जाता कि इसका वर्गमूल आप बताइए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि यहीं पे ये माइनस हो जाता कि 7 और -2 आपका 10 हो जाता, उस स्थिति में आपसे वर्गमूल पूछता तो भी आप आसानी से निकाल सकते थे। यहाँ पर इसे तोड़िएगा तो 2 इंटू √5 होगा, तो अर्थात वो √2 और रूट प्लस माइनस जो भी होगा उसके रूप में होगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा और 5 है तो आपको 5 लिख देना है, इनका योग कीजिएगा तो 7 आएगा, अर्थात a - b के रूप में आपका टूट गया। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे बनाना है, आपको बहुत समय नहीं लेना है, सिर्फ आपको देखना है, अधिक से अधिक 2 सेकेंड 3 सेकेंड का ही काम है, उससे अधिक आपको काम नहीं है। तो आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को निकाल सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आई होगी, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना, इसमें आपको कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है और मैं ऐसा करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसे ऑल पर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे आपको बनाना है। अब देखिए दोस्तों, एक प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पाई क्या है, इसके बारे में बताइए। पाई के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पाई क्या है। तो पाई के बारे में यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। पाई क्या है, एक मात्र सिंबल मात्र है, ठीक है ना, ये क्या है, मात्र एक सिंबल है, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू होता है, इसको जान करके आप चौंक जाएंगे। ये जो पाई है ना, ये आपको यदि परिमेय अपरिमेय पूर्णांक के बारे में आपसे पूछ रहा है तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ये पहले आप जान लीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल आपका यहाँ पर नंबर है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पाई एक इरेशनल नंबर है। लेकिन यहीं पर इसके मान के बारे में बात करें कि जो पाई का मान आप प्रयोग करते हैं 22/7 के रूप में, ये क्या है, तो ये एक आपका परिमेय संख्या है। ये क्या है, आपका परिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो 22/7 होता है परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या क्या कहता है कि जो अंश और हर के रूप में हो और हर क्या हो, 0 के बराबर ना हो। तो ये क्या 0 के बराबर है, नहीं है, और हर और अंश के रूप में है, अर्थात ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है, एक सिंबल मात्र है, इसलिए क्या है आपको इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर है, इसके बारे में आप जानना चाहें तो इसका एक कहानी है। कहानी इसकी है कि इसका जो वैल्यू है ना, वैल्यू आपको अनंत तक रखा जाता है। इसका जो वैल्यू है अनंत तक रखा जाता है। इसका जो 6 ट्रिलियन डिजिट तक इसका जो अंक निकाला गया है,
दशमलव में 6 ट्रिलियन डिजिट तक आप समझ सकते हैं कि कितनी अंक को निकाला गया है। उसका प्रयोग बहुत माइनर से अंतरिक्ष के गणनाओं में उसका प्रयोग होता है, आम जिंदगी में इसका कोई प्रयोग नहीं है। इसका जो आपको ये मानने के लिए सिर्फ है कि ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता, ये जो होता है ना पाई का अप्रॉक्स वैल्यू होता है, लगभग मान लिया जाता है। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक इसका नहीं निकाला गया है कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। इसका मान तो लगभग 6 ट्रिलियन डिजिट तक निकाला गया है कि इसका मान है, लेकिन उतना आपको प्रयोग नहीं करना है और बहुत दिनों के मेहनत से निकाला गया है, लगभग 200 दिनों के मेहनत से निकाला गया है 6 ट्रिलियन डिजिट तक का इसका मान, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। जो पाई होता है, पाई क्या होता है, आपका एक सिंबल मात्र है और ये एक अपरिमेय संख्या है। इसका जो वैल्यू होता है अनंत तक होता है, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू होता है अनंत तक होता है और उसे क्या कीजिएगा, आप नहीं बदल सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है, आपको परिमेय संख्या है, इसको आप बदलिएगा तो दशमलव में जाएगा, पुनः आप 22/7 के रूप में इसे लिख सकते हैं 22/7 को। तो ये क्या है, एक आपको परिमेय संख्या है। क्या कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इसी तरह के लिए कॉन्सेप्ट के लिए अंत तक बने रहिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जैसे आपका प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आपको हर एग्जाम में 12 पूछाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 99 से विभाजित होने वाली इनमें से कौन सी संख्या है, आपको बताना है। आसानी से बता सकते हैं, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता हो। ये 99 के बारे में बात कर रहा है, तो 99 आखिर है क्या, 9 गुना 11 है। अर्थात जो संख्या ये है ना, ये आपको 9 से भी विभाज्य होनी चाहिए, 11 से भी विभाज्य होनी चाहिए। यहाँ पर 9 से विभाज्यता के बारे में चेक कीजिएगा तो 9 का विभाज्यता ये कहता है कि यदि इनके डिजिट जितने हैं, अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वो संख्या आपको 9 से विभाज्य है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कौन संख्या 9 से विभाज्य है। ध्यान दीजिए, ये देखिए 9 से विभाज्य है, 5 4 9, ये आपको 9 से कट जाएगा। देखिए 4 3 7 2 9, ये सभी क्या है, आपको 9 से विभाज्य, ये संख्या आपको 9 से विभाज्य होने वाली है। उसके अलावा देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये भी क्या है, 9 से आपको कट जाने वाला है और 6 3 9 आपका ये हो जाएगा और 4 2 6 1 7, ये आपको 9 से नहीं कटेगा तो 11 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा इसको भी आप देख सकते हैं, तो ये आपका 9 7 2 9 आपका कट गया, अब 5 4 9 आपका कट गया और 6 3 9 आपका कट गया, ये भी 9 से विभाज्य है। यदि यहाँ पर बात किया जाए तो ध्यान दीजिए, ये 9 है, ये 7 2 9 हो गया और ये 5 3 8 1 9 हो गया, तो ये भी आपको कट गई। अर्थात 3 संख्याएं आपको मिल गई जो कि आपको 9 से विभाज्य है। आपको जब इतना मिल गया ना, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 11 का विभाज्यता चेक करना पड़ेगा, कौन 11 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो 11 से विभाज्यता का रूल क्या है, यदि उनके अल्टरनेट डिजिट का योग कीजिएगा और आपस में उनका अंतर कीजिएगा तो क्या होने वाला है, यदि वो 11 से कटे तो वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। यहाँ अल्टरनेट डिजिट कहने का अर्थ क्या है, इसको समझिए। अर्थात इनका योग कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, पेन बदल ले रहा हूँ। यहाँ पर यदि इनका योग कीजिएगा, अर्थात एक छोड़ करके पुनः एक छोड़ करके कि इनका योग कीजिएगा, ठीक है, और पुनः आपका इनका अंतर करना है, जो अल्टरनेट में है उनका आपको अंतर कर देना है। अर्थात 1 का योग कीजिएगा, 4 का योग कीजिएगा और पुनः 4 का योग कीजिएगा और इसमें से आपको घटा देना है, 1 का योग कीजिएगा, 3 का और 5 का, ठीक है ना। 1 का, 3 का और 5 के योग को क्या करना है, आपको घटा देना है। यदि आप इसमें से घटाते हैं तो क्या आपको प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए, 4 4 8 1 9 और 5 4 9, अर्थात 9 - 9 मिल करके आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 0 क्या है, आपको 0 मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, क्या 0 11 से विभाज्य है, तो हाँ 0 11 से क्या है, विभाज्य है। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यदि आपको ये न ऑप्शन मिलता तो अगले ऑप्शन में आप चेक करते। यहाँ पर इसके बारे में देखिए, उसी वही काम करना है। 11 से विभाज्यता के लिए क्या करना है, आपको अल्टरनेट डिजिट का आपको यहाँ पर योग करके अंतर करना है। तो 1 5 और 9 का योग कीजिएगा तो कितना आएगा, 14 और 1 आपका 15 आने वाला है, ठीक है ना। तो 15 में से आपको घटाना है 3 7 और 2 के योग को, तो 7 3 10 2 12 को आपको घटाना है। 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, आपको 3 आएगा। 3 क्या 9 से 11 से पूर्णतः विभाज्य है, 11 से पूर्णतः विभाज्य है, नहीं विभाज्य है। अर्थात इसी तरह से आप सबको चेक कर सकते हैं और जो ऑप्शन नंबर 1 है वही सिर्फ आपको 11 से विभाज्य मिल रहा है और वही उसका ऑप्शन हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न दें तो आपको 9 का विभाज्यता के बारे में आपको पता होना चाहिए, 11 के विभाज्यता के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ आपको 9 के विभाज्यता के बारे में पूछता था, यहाँ पर 3 से और 3 ऑप्शन मिलते जो कि आपको संभव नहीं होते। यहाँ पे इसलिए 99 दिया हुआ है और उसके साथ 11 दिया हुआ है, तो आपको 11 का विभाज्यता भी चेक करना है। तो सभी विभाज्यता के नियम आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कौन विभाज्य होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, कैसे आप बनाइएगा, बहुत ही आसान है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर संख्या क्या है, आपको 12 12 है और इसमें आपको 12 से भाग देना है और बताना है कि शेष क्या होगा। अब भाग दीजिएगा, 12 से भाग दीजिएगा, एक बार में जाएगा, एक उतारिएगा, ठीक है ना, नहीं जाएगा आपको 0 उतारना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, ठीक है ना, पुनः आपको नहीं जाएगा तो पुनः क्या करना पड़ेगा, आपको 0 रखना पड़ेगा। तो आपका 101 यहाँ पर हो गया। अब 101 से 12 से भाग दीजिएगा तब 12 8 96, 8 बार में जाए 101, तो 101 96 से कितना कम है, 5 है, ठीक है ना। 101 क्या है, अधिक है ना, 96 से 5 अधिक है, अर्थात 5 हो गया और 2 आ गया। अब 12 से भाग दीजिएगा, बरचौके 48, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बरचौके 48 हो गया 52। अब आपको यहाँ पर 48 हो गया तो 52 में से 48 घटाइएगा तो कितना शेष बचने वाला है, शेष आपका 4 बचने वाला है। और कौन सा ऑप्शन 4 है, वही उसका सही आंसर हो जाएगा। 4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पर आपको शेष पूछ रहा है और शेष आपको आसानी से पता चल गया, तो आपको कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है और कैसे आपको करना है, उसको अभ्यास से आप बना सकते हैं और भी फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जैसे प्रश्न है ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, लैंग्वेज वाला प्रश्न है और आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप बना सकते हैं, बशर्ते आपके दिमाग में चलना चाहिए सारे सिस्टम, क्या है माध्य, क्या है माध्यिका, क्या है बहुलक, ये सभी चीज़ें क्या है माध्यक, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर करेगा जो आंकड़े हैं ना अवरोही क्रम में, आंकड़े जो आपको अवरोही क्रम में, तो हमने मान लिया है कि ये आंकड़े मान लीजिए कि 9 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया, 8 हो गया, ये 7 हो गया, उसी तरह से यहाँ पर मान लिया कि 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, इस तरह से आपके आंकड़े हो गए। क्या कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सभी अवरोही क्रम में है। यहाँ पर बात की जाए इसमें कितने टर्म्स हैं, देखिए 3 है, 3 6 है और 3 9 आपके यहाँ पर टर्म्स है। तो इसके माध्य के बारे में बात की जाए कि माध्य क्या होगा, तो माध्य क्या होगा, इनके आंकड़ों का योग कीजिएगा और उनमें भाग दीजिएगा, जो आएगा वो माध्य कराएगा। यहाँ पर कह रहा है कि शुरू और अंत से, ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि रखे गए आंकड़ों में से दोनों छोरों से प्रेक्षण हटा दिए जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में क्या प्रभावित होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो मैं तो जानता हूँ कि माध्य और बहुलक इसमें प्रभावित होने वाले हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पर माध्य और बहुलक प्रभावित होने वाला है, माध्यक आपको प्रभावित नहीं होने वाला है। माध्यक क्यों नहीं प्रभावित होगा, इसको आप जान लीजिए कि माध्यक क्यों नहीं प्रभावित होगा, इसके बारे में आप बात समझिए। यहाँ पर माध्यक का क्या होता है, बीच वाली जो संख्या होती है वो माध्यक कहलाती है। तो यहाँ बीच वाली संख्या क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 है, इधर से 4 है, तो बीच वाली संख्या आपको क्या होने वाली है, आपको 3 होने वाली है, जो कि सबसे बीचों बीच है, तो ये आपको प्रभावित नहीं होने वाली है। इधर से आप 1 को हटा दीजिएगा, इधर से भी आपको 1 को टर्म को आपको हटा दीजिएगा, तो पुनः आपका इसका बीच वाला टर्म देखिए, 3 इधर से छोड़िएगा और 3 इधर से छोड़िएगा, तो बीच वाला टर्म आपको क्या प्राप्त होने वाला है, 3 ही प्राप्त होने वाला है। इसलिए इसके माध्यक को क्या होगा, कोई असर आपको नहीं पड़ने वाला है, लेकिन माध्य और बहुलक पर इसके असर पड़ेगा। यदि इसका माध्य निकालते हैं तो सबका योग कीजिएगा और उसकी संख्या से भाग दीजिएगा तो आपको माध्य निकलेगा। अब यहाँ पर एक बड़ा टर्म ये हट जाएगा और एक छोटा टर्म ये हट जाएगा, इसको हटा दीजिएगा। अब इनका आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा माध्य, तो अब क्या हो जाएगा, माध्य आपका गिर जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि बड़े टर्म क्या हो रहे हैं, आपको हट जा रहे हैं, तो क्या होंगे, आपको इसका माध्य का वैल्यू घटेगा। तो असर किस पर पड़ रहा है, माध्य पर आपको असर पड़ रहा है। अब बहुलक के बारे में बात किया जाए, बहुलक क्या होता है, तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक संख्या में होता है, बहुधा में होता है, वो क्या होता है, बहुलक कहलाता है। तो इसमें संख्या में सबसे अधिक क्या है, 1 है, सबसे अधिक संख्या में क्या है, 1 है, जो कि 3 बार है, तो इसका बहुलक इसका आपको 1 प्राप्त होगा। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 संख्याएं हो गई, ये भी आपको 2 संख्या है और ये भी आपको 2 की संख्या में, जो 1 भी क्या है 2 की संख्या में, तो इसके बहुलक पर असर आपका पड़ गया कि नहीं पड़ गया, पड़ गया। तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पर यदि अवरोही क्रम में या फिर आरोही क्रम में जो भी आपको यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हों और उनके दोनों छोरों से क्या कर दिया जाए, एक एक आंकड़े यदि हटा दिए जाते हैं तो उसकी जो प्रवृत्ति पर असर जो पड़ने वाला है, क्या पड़ने वाला है, कि उसका माध्य और बहुलक प्रभावित होंगे, न कि माध्यक। माध्यक तो ज्यों का त्यों रहेगा, जैसे यहाँ पर माध्यक हमेशा 3 ही बना हुआ है। ये बड़े आंकड़ा जब नहीं हटाए थे तो भी उसका माध्यक 3 था, और जब इन दोनों को हटा दिए, 1 और 9 को बाहर हटा दिए, तो भी माध्यक उसका 3 ही था। तो यहाँ माध्यक पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, असर पड़ेगा किस पर, माध्य पर और बहुलक पर, और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट से आपको प्रश्न ये पूछे गए हैं, तो ये ऐसे प्रश्न भी आपको दिमाग में होने चाहिए और इनके कॉन्सेप्ट को भी समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रश्न है।
अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, आप कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले जो कितने घन हैं केवल एक ही फलक पर रंग होगा, इसके बारे में आपको बताना है। कहने का मतलब है ये आप नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कत होगा। हम तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि यहाँ पर 9 6 के 54 होने वाला है और ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा इसको समझिए। यहाँ पर कह रहा है कोई घन है, ठीक है ना, ये आपका कोई घन है इस तरह का, ठीक है, ये आपका यहाँ पर कोई घन है। इसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कैसे ये समझ में आए, ठीक है। ये आपका घन है, ये आपका घन हो गया, कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इस घन में कह रहा है ना, इस घन में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर के घन को क्या करना है, आपको यहाँ पर निकालना है। और इसके सभी के सभी क्या है, रंगे हुए हैं। जितने भी आपको यहाँ पर पृष्ठ दिख रहे हैं सभी के सभी रंगे हुए हैं। तो यदि हम लोग इसके एक फेस के बारे में बात करें, एक फेस पे 1 1 सेंटीमीटर, इसकी भुजाएं क्या है, आपको 5 है। भुजाएं क्या है, आपको 5 है, तो सभी भुजाएं घन है तो सभी भुजाएं क्या होंगे, आपस में बराबर होंगी, अर्थात 5 5 होंगे। तो इसको हम लोग काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, इसे काट रहे हैं। तो काटिएगा, ठीक है ना, काटिएगा 1 1 सेंटीमीटर में, तो इसके 5 टुकड़े कटेंगे। उसी तरह से आपको काटना है 1 1 सेंटीमीटर में इस तरह से। मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये बात आपको समझ आ रही है, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने घन प्राप्त हो रहे हैं 1 सेंटीमीटर वाले, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 और 5 इस तरह से आपको पढ़े करें और 5 इस तरह से, अर्थात 25 को घन आपको एक साइड में बन रहे हैं। यदि टोटल साइड्स के बारे में बात करें, टोटल फेस के बारे में बात करें, जो दिखने वाले घन है तो कितने हो जाएंगे, आपको 25 25 का 6 से आपको गुणा करना पड़ेगा था 150 जो कि दिखेंगे। लेकिन आपको वो भी आपको वास्तव में नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर है क्या चीज़ ये, ठीक है। यहां पर आपसे कह रहा है ना कि ऐसे कितने घन है जिसका सिर्फ आपको एक फेस जो आपको दिखाई दे रहा है वही सिर्फ आपको वहां पर रंगा हुआ हो, इसमें कितना होगा आसानी से बता सकते हैं। बात समझने का प्रयास कीजिए। सभी के सभी फेस क्या हुए हैं, आपको रंगे हुए हैं। और इसमें कह रहा है कि कम इसमें कितने होंगे जो इसका सिर्फ एक ही फेस आपको दिखे कि रंगा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका क्यूब होगा और जो यहाँ पर जो कॉर्नर का क्यूब है ना, ये दोनों क्या होंगे, इसको यहाँ पर भी रंगा होगा और यहाँ पर भी रंगा होगा, क्योंकि इसके सभी फेस को रंगे गए हैं। ये आप ले नहीं सकते, क्यों कहीं नहीं ले सकते कि ये आपको लेना नहीं है, ये आप ले नहीं सकते क्योंकि इसके यहाँ वाला जो फेस है ना ये भी आपको रंगा हुआ है क्योंकि कॉर्नर का। उसी तरह से ये भी नहीं ले सकते, जो नीचे वाला है ना उसके आपको 2 फेस रंगे हुए ना मिल जाएंगे, एक ये वाला और एक नीचे जो है उसका वाला आपका फेस रंगा हुआ है। तो आपको साइड साइड के नहीं ले सकते क्योंकि ये सभी के सभी क्या है, आपको रंगे हुए हैं 2 साइड से। सिर्फ आपको उसी को लेना है जो कि एक साइड से रंगा हुआ है। तो एक साइड से कौन रंगा हुआ है उसको अब आप देख लीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितने हैं जो कि एक साइड से रंगे हुए हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। आपको 9 आपको ऐसे क्यूब देख रहे हैं जिसका आपको 1 बाई 1 का है और ये क्या है, आपको एक साइड से 9 आपको दिख रहे हैं। तो ऐसे आपको इसमें कितने साइड्स है, 6 साइड होते हैं ना क्यूब में, तो आपको 6 साइड है। अर्थात 6 साइड में आपको कितने क्यूब दिखेंगे रंगे हुए जो कि एक साइड से रंगे हुए हों। तो यहाँ पर 6 में क्या करना है, आपको 9 से गुणा करा देना है। अर्थात टोटल कितने आने वाले हैं, 54 आने वाले हैं। अर्थात 54 क्यूब ऐसे होंगे जिसके सिर्फ एक ही फेस पर क्या हुआ, रंगा हुआ होगा। और यहाँ पर जो वाले आपको ये है ना, तो ये आपको रंगे हुए हैं क्योंकि कॉर्नर के हैं। तो कॉर्नर के हैं तो इसके इधर वाले भी आपको रंगे हुए होंगे, तो इनको आपको नहीं लेना है, उनको आपको लेना है जो कि आपको एक ही फेस से रंगे हुए हों। ये सब जितने भी आपको एज के नज़दीक आपको है क्यूब 1 सेंटीमीटर वाले, वो आपको दोनों साइड से रंगे हुए हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है और ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको मेंटल एबिलिटी को चेक कर रहा है कि आखिर ये हम कह क्या रहे हैं और बच्चा कर क्या रहा है। आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की भुजा उभयनिष्ठ है। कहने का अर्थ है कि एक वर्ग है, ठीक है, और इसी वर्ग पर क्या है, आपको एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। इस तरह का आपको समबाहु त्रिभुज है और इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, आपको बराबर है, अर्थात उभयनिष्ठ है। ये भुजा जब ये है तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगे। और वर्ग की आप जानते हैं कि सभी भुजाएं आपस में आपको बराबर है। और यहाँ पर कह रहा है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 हो, यदि यहाँ पर बात किया जाए कि इस त्रिभुज की एक भुजा 4/3 हो, तो यहाँ पर इस आकृति जो आपको आकृति बनी हुई है इसका परिमाप आपसे पूछ रहा है कि परिमाप क्या होगा। आप ऐसा न करने लगिएगा, इसका योग आपको कर देना है, इस तरह से योग कीजिएगा और सबका योग कीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। इस आकृति में सिर्फ यही आता है और इसी का परिमाप आपको निकालना है। इसी के बाहरी जो
क्षेत्र है ना, उसी का आपको बाहरी जो घेरा है उसी का आपको यहाँ पर निकालना है कि कितनी लंबी घेरा है। अर्थात आपको इसको नहीं योग करना है, इसको योग कीजिएगा तो कर दीजिएगा गलत। सिर्फ आपको बाहरी जो घेरा है ना वही उसका परिमाप कहलाता है। परिमाप जो बाहरी माप है उसी को आपको यहाँ पर योग करना है। तो जब एक भुजा इसका 4/3 है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और सभी क्या होंगी, बराबर होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी पर आपको ये समबाहु त्रिभुज बना हुआ है और इसके ये बराबर है। तो आपको इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप आप कैसे निकालेंगे, परिमाप आसानी से आप निकाल सकते हैं। परिमाप निकालेंगे, सभी भुजाएं 5 है तो पांचों का आप योग कीजिए। पांचों का योग करने के बजाय वो क्या करना है, 5 से गुणा कर दीजिएगा तो भी वही बात निकल करके आएगा। अर्थात 5 गुना 4/3 आपका हो गया। अर्थात ये हुआ क्या, 20/3। इसे आप बदलिएगा तो 6 पूर्णांक आपका 2/3 होने वाला है और ऑप्शन नंबर 1 में है, और यही इसका सही आंसर हो जाने वाला है। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है और आपको ये सेशन आज का बहुत अच्छा लगा, ये भी मैं ऐसा करता हूं। तो यदि अच्छा लगा तो इसी तरह से इस चैनल पर बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।